हेलो फ्रेंड्स, आज हम तीसरे टॉपिक क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रिस्टल जालक क्या होता है। किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो परमाणु हैं, अणु हैं या आयन हैं, यानी जो अवयवी कण हैं, वो अवयवी कण अंतरिक्ष में यानी त्रिविम में किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, किस ज्यामिति में व्यवस्थित हैं, उस ज्यामिति व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहा जाता है। लेकिन इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु रूप में निरूपित किया जाता है, बिंदु के रूप में लिखा जाता है, इसे बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये वाला जो डायग्राम है वो क्रिस्टल जालक का डायग्राम है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देखिए कि दो प्रकार के अवयवी कण दिख रहे हैं आपको। ये अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में व्यवस्थित हैं और इस व्यवस्था को ही हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक का एग्जाम्पल आपको निशान से बताया गया है। अब एकक कोशिका किसे कहते हैं? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल जालक का वह न्यूनतम, वह लघुतम, वह छोटे से छोटा भाग है जिसे अगर विभिन्न दिशाओं में मैं दोहराऊं तो संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब, अगर माना कि अगर कोई दीवार का निर्माण हो रहा है तो वो दीवार किससे बन रही है? ईंटों से बन रही है। तो एक ही ईंट को बार बार दोहराने पर वो दीवार बनी ना। तो जो दीवार है वो तो हुई आपकी, वो तो हुआ क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। और जो ईंट है जिससे वो दीवार बनी है, जिसको बार बार दोहराने पर वो दीवार बनी है, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी यूनिट सेल। यूनिट सेल को एकक कोशिका भी कहते हैं और इकाई कोशिका भी कहते हैं। कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में इकाई शब्द भी यूज़ में आता है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा जो है वो है क्रिस्टल लैटिस। और इस क्रिस्टल लैटिस का ये जो पार्ट बता रखा है वो है यूनिट सेल। क्योंकि ये यूनिट सेल इधर भी है, इस डायरेक्शन में भी है, ऊपर की तरफ भी है, ये ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ भी है, आगे की तरफ भी है। तो सभी दिशाओं में दोहराने पर इस पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। आप देखिए इस क्रिस्टल जालक के अंदर ये जो पार्ट है आगे का, ये यूनिट सेल कहलाएगी। तो क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल में अंतर आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं हम एकक कोशिका के पैरामीटर। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी बिंदु की स्थिति को जैसे हम एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं, मतलब वो किस पोजीशन पर है, किस स्थिति पर है, उसको हम एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से एकक कोशिका को प्रदर्शित करने के पैरामीटर कौन कौन से हैं वो हमको देखने पड़ेंगे। तो जिस प्रकार से किसी बिंदु की स्थिति को निर्देशांक ज्यामिति में एक्स वाई जेड द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार किसी भी यूनिट सेल को, यूनिट सेल कौन सी? जिससे क्रिस्टल पूरा बना है, उसका सबसे लघुतम भाग, उस एकक कोशिका को 6 प्रकार के पैरामीटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये 6 पैरामीटर कौन कौन से हैं? ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और अल्फ़ा बीटा गामा। अब ये ए बी सी क्या है और अल्फ़ा बीटा गामा क्या है? तो ए बी सी क्या है? एकक कोशिका के तीनों किनारों की लंबाइयाँ ए बी सी कहलाती है। देखना, जैसे ए कौन सी है? ये वाली लंबाई है वो ए। बी वाली लंबाई कौन सी है? माना कि मैं बी। और सी ये, यानी अलग अलग अक्षों पर एक्स वाई और जेड अक्षों की जो लंबाइयाँ हैं वो कहलाएंगी ए बी सी। अब किनारों के मध्य कोण अल्फ़ा बीटा गामा कहलाता है। अल्फ़ा बीटा गामा क्या है? इन ए बी और सी के बीच के जो एंगल हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए और बी है, यानी इनके बीच का एंगल है सी, गामा, सॉरी। ये बी, ए और बी के बीच का एंगल है गामा। बी ए और सी ए, तो बी और सी के बीच का एंगल है अल्फ़ा ए अल्फ़ा, और सी ए और ए, इनके बीच का एंगल हो जाएगा बीटा। तो ये जो तीनों प्रकार के एंगल हैं, कोण हैं विभिन्न अक्षों के मध्य, वे कहलाते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा।
जैसा कि मैंने इसमें नोट्स में स्पष्ट है कि अल्फ़ा जो है वो बी और सी के बीच में, बीटा ए और सी के बीच में और गामा ए और बी के बीच में। आप आराम से इसको यूँ भी लिख सकते हो कि ऊपर लिख दो ए बी सी, नीचे लिख दो अल्फ़ा बीटा गामा। जब ए और बीच का एंगल निकालना हो तो ए और बी को छिपा दो, क्या कौन सा एंगल बचा? गामा। तो ए और बी के बीच में कौन सा एंगल होगा? गामा। इसी प्रकार से बी और सी के बीच में अल्फ़ा और ए और सी के बीच में बीटा। तो ये तीनों जो कोण हैं, अक्षीय दूरियां, अक्षीय लंबाइयां, अक्षों की लंबाइयां और अक्षों के मध्य कोण, ये किसी भी एकक कोष्ठिका को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। यानी अगर विभिन्न प्रकार की जो एकक कोष्ठिकाएँ हैं उनमें ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गामा इनमें ही अंतर होगा और किसी में नहीं होगा। इससे हम पहचान सकेंगे कि पर्टिकुलर एकक कोष्ठिका कौन सी है। अब हम आते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार के ऊपर। अगर एकक कोष्ठिका के प्रकार की बात करें तो एकक कोष्ठिका मूल रूप से दो प्रकार की होती है। मूल रूप से एकक कोष्ठिकाएं दो प्रकार की होती है। सबसे पहले है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को बोलते हैं हिंदी में आद्य एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका मतलब वह एकक कोष्ठिका जिससे अन्य सभी एकक कोष्ठिकाओं का निर्माण हुआ। जो बेसिक एकक कोष्ठिका है उसका नाम है आद्य एकक कोष्ठिका। इस आद्य एकक कोष्ठिका में अगर मैं घनीय एकक कोष्ठिका लूँ तो उस घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होंगे। कोने कितने होते हैं किसी भी घन के? 8 होते हैं। उन 8 कोनों पर 8 परमाणु अगर उपस्थित हो तो उसको हम बोलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आद्य एकक कोष्ठिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल। चाहे किसी भी कोई भी एकक कोष्ठिका हो उसमें ये संरचना तो रहेगी ही रहेगी, इसलिए इसको आद्य एकक कोष्ठिका कहा जाता है। दूसरे प्रकार में केंद्रित एकक कोष्ठिका आती है जिनमें ये 3 प्रकार की होती है। पुनः इनमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के 8 कोनों पर तो उपस्थित होते ही हैं, लेकिन 3 और प्रकार से वो व्यवस्थित रह सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम बीसीसी। इसमें बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बीसीसी हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्रित घनीय, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो चाहे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो, चाहे फलक केंद्रित घनीय हो, चाहे ईसीसी अंत्य केंद्रित घनीय हो, इन तीनों के अंदर 8 कोनों पर 8 परमाणु तो उपस्थित होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आद्य एकक कोष्ठिका की संरचना सभी एकक कोष्ठिकाओं में रहेगी ही रहेगी, लेकिन बीसीसी के अंदर 8 कोनों के अतिरिक्त एक परमाणु बॉडी के बीच में यानी उस पूरी क्रिस्टल के मध्य में भी उपस्थित रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में भी उपस्थित है, ये बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सेकंड नंबर पे आता है एफसीसी, फलक केंद्रित घनीय। फलक केंद्रित घनीय में 8 कोनों पर 8 परमाणु, 8 अवयवी कण, चाहे वो परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होंगे। उन 8 कोनों के अतिरिक्त फलकों के बीच में भी एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है। अब किसी भी घन के कितने फलक होते हैं? माना कि कोई आप कमरा ले लें, माना कि एक रूम है, तो इस रूम की कितनी दीवारें हैं? जितनी भी दीवारें हैं वो कहलाएंगे उनके फलक। तो सबसे पहले चारों दीवारें ले लेते, एक इसके बीच में एक है ना, ये इधर वाली दीवार 2, ये 3, ये 4 तो चारों दीवारों के बीच में ये हो गए, यानी चारों फलकों के मध्य में ये अवयवी कण उपस्थित हो गए। एक ऊपर छत और एक नीचे फर्श, यानी कि किसी भी फलक में जो मध्य में उपस्थित कण है वो जरूर होना चाहिए। आप देखिए इसमें 6 फलक हैं, 6 फलकों के मध्य में अवयवी कण उपस्थित है। इसमें ध्यान देना, ये जो दोनों कण हैं, इसमें ये वाला जो है वो सामने वाली दीवार के बीच में, और
पीछे वाला जो है ये पीछे वाली दीवार के मध्य में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि प्रत्येक फलक के मध्य में अवयवीकरण उपस्थित होना चाहिए। तो आप डायग्राम बनाएं, जब इसकी प्रैक्टिस करें तब ध्यान रखें कि जितने भी फलक हैं उनके मध्य में अवयवीकरण को रखें, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तीसरा है एंड फेज्ड सेंटर्ड, यानी अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित में ये विशेषता है किन्हीं भी आमने सामने के दो फलकों के मध्य में अवयवीकरण उपस्थित होता है। आमने सामने के दो फलक होने चाहिए, चाहे अब यहाँ पर इस कंडीशन में तो ये वाले दो लिए हमने, अगर ये नहीं लेते तो यहाँ पर भी हो सकते थे दो, ये नहीं लेते तो फिर ये भी दो हो सकते थे। कोई भी दो होने चाहिए, कोई भी दो आमने सामने के फलक होने चाहिए, उनके मध्य में अवयवीकरण उपस्थित हो तो उसे अंत्य केंद्रित घनीय संरचना या घनीय एकक कोशिका कहते हैं। तो हमको पता चल गया एकक कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रिमिटिव और एक सेंटर्ड। सेंटर्ड में भी 3, BCC, FCC, ECC। अब चलते हैं हम कि हमने एकक कोशिका के जो पैरामीटर देखे उस आधार पर अब तक की जो जानकारी है, हमें कितने प्रकार की एकक कोशिकाएं प्राप्त हुई हैं वो हम देखते हैं। तो एक्सरे विवर्तन टेक्निक्स द्वारा जब बहुत सारे क्रिस्टलों का के मध्य उपस्थित एकक कोशिकाओं के पैरामीटर निकाले हमने, तो हमको 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय मिले, 7 टाइप्स। और प्रत्येक क्रिस्टल समुदाय के अंदर विभिन्न प्रकार के हमको क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक मिले। इस प्रकार अगर हम उन सभी को जोड़ें तो हमको कुल मिलाकर के 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक मिले। इन्हें ब्रेवे जालक कहा जाता है, ब्रेवे यहाँ साइंटिस्ट का नाम है। तो हम अब जो देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि एकक कोशिका के पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल समुदाय कितने प्रकार के होते हैं और उन क्रिस्टल समुदायों के पैरामीटर में उपस्थित एकक कोशिका के पैरामीटर क्या क्या होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, 12वीं बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा भले छोटा है लेकिन छोटे टॉपिक को ही बनाया आज, ताकि आप इसकी सीरियसनेस को समझ सकें, बहुत इम्पोर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकें कितना इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से क्रिस्टल समुदाय होते हैं। सबसे पहला है घनीय क्रिस्टल समुदाय। घनीय क्रिस्टल समुदाय ये नंबर 1, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर, है ना, या क्यूबिक सिस्टम, क्रिस्टल हैबिट। सीधी सी बात है, प्रत्येक एकक कोशिका को 6 पैरामीटर द्वारा बताया जाता है, ABC और अल्फा बीटा गामा। तो इसके अंदर A = B = C और अल्फा = बीटा = गामा। यहाँ पर देखना है, गामा को आपकी बहुत सारी बुक्स में गामा को ऐसे बताया गया है। अब मेरे यहाँ पर टाइपिंग में मैंने इसका यूज़ किया है, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी यूज़ कीजिए, सही होना चाहिए बस। तो इसके अंदर ये ध्यान रखिए, आपने चौक का डब्बा देखा होगा, तो चौक का जो डब्बा है उसकी संरचना क्या है, घनीय संरचना है। आपने ध्यान दिया होगा उसके अंदर देखो सभी भुजाएं बराबर है, A = B = C और अल्फा = बीटा = गामा = 90। प्रत्येक किन्हीं भी दो अक्षों के मध्य कोण अल्फा, बीटा और गामा ये सब के सब 90 डिग्री। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है NaCl, कॉपर और जिंक सल्फाइड, ये इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इसके अंदर 3 त्रिविम जालक होते हैं, आद्य एकक कोशिका, उसके बाद BCC और FCC, है ना। तो ये आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। आद्य तो सब में होगा ही होगा। द्विसमलंबाक्ष को बोलते हैं टेट्रागोनल, इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल यूनिट सेल। इसकी विशेषता क्या है, आप देखिए, जहाँ पर हिंदी से समझ में आए वहाँ हिंदी से समझिए, जहाँ पर इंग्लिश से समझ में आए वहाँ पर इंग्लिश से समझिए। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विसम यानी दो भुजाएं समान हैं। तो दो भुजाएं समान है यानी A = B और तीसरी भुजा समान नहीं है। दो भुजाएं समान हैं, ये कहने का मतलब ही यही है कि तीसरी भुजा नहीं है समान। तो A = B ≠ C और बाकी तो सेम, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। और इसके अंदर केवल 2 त्रिविम जालक होते हैं, आद्य और BCC।
इसके एग्जाम्पल है टीन, टीन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। तीसरे पे आते हैं विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष का मतलब कोई भी भुजा समान नहीं है। तो ए नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अंदर चारों प्रकार की एकक कोशिकाएं हमारे पास हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और गंधक यानी सल्फर। एकंताक्ष, मोनोक्लिनिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे एग्ज़ाम में अगर किसी के आने की सबसे ज़्यादा संभावना है वो ये है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा क्लिष्ट है। देखिए आप, थोड़ा सा अजीबोगरीब भी दिखेगा आपको। इसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। और अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री के होते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसका थोड़ा सा फ़र्क है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। या तो बच्चे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिख देते हैं, गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री लिख देते हैं। तो थोड़ा सा आपको इसमें विशेष ध्यान देना है और इसको थोड़ा सा रट डालना है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो रटो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें त्रिविम चालकों की संख्या 2 होती है, हम जानते हैं। हमने गंधक के प्रकार हम देखेंगे इस आपके कोर्स में भी है, पी ब्लॉक में गंधक के प्रकार की एकंताक्ष गंधक, विषम लंबाक्ष गंधक। तो देखिए आप, विषम लंबाक्ष हमने पहले पढ़ ली थी और एकंताक्ष में भी गंधक भी आएगा। सोडियम सल्फेट 10H2O, जिसको ग्लोबर सॉल्ट कहते हैं, ग्लोबर लवण। ग्लोबर लवण होता है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट 10H2O। इसके बाद हम आते हैं षटकोणीय संरचना पर। षटकोणीय संरचना देखिए आप, षटकोणी के अंदर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल यूनिट सेल। इसमें 2 भुजाएं बराबर होती है। अगर आप किसी षटकोण को बनाएं तो आप देखना, आप उसके 3 भाग कर सकते हैं। आप उसके 3 भाग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ बना करके दिखाऊं, माना कि ये षटकोण है ना। अब अगर मैं इस तरीके से इसको बांटूँ, आप देखिए ये ए और ये बी, ए इक्वल टू बी, लेकिन ये सी जो भाग है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ए इज़ इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये समझ में आ गया आपको। षटकोण है, षटकोण को मैंने इस तरीके से बांटा कि आप देखिए क्रिस्टल, आपको स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक। दूसरा क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, ये 90, लेकिन इनके बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, लेकिन गामा इक्वल टू 120 डिग्री। गामा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। और आपने देखा कि षटकोण के अंदर 120 डिग्री का एंगल होता है, बिल्कुल होता है। तो ये जो चीज़ है आपको समझनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर से समझ में आएगा अच्छी तरह से। षटकोणीय संरचना हेक्सागोनल में ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा इज़ नॉट इक्वल टू गामा इज़ इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री। इसमें एक ही रहती है, आद्य एकक कोशिका। इसका एग्जाम्पल क्या, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ध्यान रखना आपको, ग्रेफाइट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और अक्सर पूछा जाता है ना। और उसके बाद है जिंक ऑक्साइड। और ये क्या लिख रखा है, ये गलत छप गया है, CaLS ऐसा कुछ होता नहीं है, कैल्शियम आयोडाइड ऐसा कुछ होगा, लेकिन गलत छप गया है। त्रिसमनताक्ष छट्टा, जिसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। त्रिसमनताक्ष, 3 भुजाएं समान। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं। जो गणीय स्ट्रक्चर होता है, गणीय स्ट्रक्चर जान रहे हो ना, ये गणीय स्ट्रक्चर, ये गणीय, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, गणीय स्ट्रक्चर। इस गणीय स्ट्रक्चर को ऊपर से थोड़ा सा आप धक्का दे दो, इस गणीय स्ट्रक्चर को ऊपर से थोड़ा आप डिस्टॉर्ट कर दो, इसको थोड़ा सा विकृत कर दो, तो क्या हो जाएगा। त्रिसमनताक्ष में तीनों भुजाएं तो समान होंगी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लेकिन तीनों एंगल समान नहीं होंगे, एंगल आपके अलग हो जाएंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों सेम तो रहेंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं रहेंगे। तीनों एंगल सेम रहेंगे लेकिन 90 डिग्री नहीं रहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका
त्रिसमनताक्ष, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दोनों। मैंने आपको बताया ना एकंताक्ष, ये लास्ट वाले जो चारों हैं वो तो 3 हैं, ये सेकंड लास्ट 4 5 6 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। तो त्रिसमनताक्ष ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अंदर भी आधे एकक कोष्ठिका ही होगी। और इसका अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल है कैल्साइट जो आपके और है अयस्क है, और मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। अंतिम 7वां है आपका त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष यानी इसको ट्राइक्लिनिक, इसको तो सिंपल है बिल्कुल, सभी पे क्रॉस लगा दो ना। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी इज़ नॉट, एल्फा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके अंदर भी आधे कोष्ठिका एक ही रहेगी। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखना आप, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बोरिक एसिड और कॉपर सल्फेट, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर थोड़ा आप विशेष ध्यान देना। और तो आप देखिए इसमें अगर आप सभी जालकों को गिने, 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12 और 1 13 और 1 14 प्रकार के ब्रेवे जालक हमको मिलते हैं। इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि टोटल ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी है, तो 14, और क्रिस्टल समुदायों की संख्या कितनी है, तो 7। ये आप थोड़ा ध्यान दें इस पर। अब हम देखते हैं एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक एकक कोष्ठिका निकटवर्ती दूसरी एकक कोष्ठिकाओं से जुड़ी रहती है, जैसा कि हम अक्सर स्ट्रक्चर में देखते हैं। हमने इस स्ट्रक्चर में देखा था ना, क्या देखा था कि ये वाली एकक कोष्ठिका जो है वो इससे जुड़ी हुई है, पीछे भी जुड़ी हुई है, ऊपर भी जुड़ी हुई है, आगे भी जुड़ी हुई होगी और नीचे भी जुड़ी हुई होगी, है ना, चारों तरफ से। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक एकक कोष्ठिका चारों ओर से अन्य एकक कोष्ठिकाओं से घिरी रहती है। तो उस एकक कोष्ठिका के कॉर्नर पर जो भी परमाणु होगा, कॉर्नर पर जो भी अवयवी कण उपस्थित होगा, वो केवल उसके हिस्से का नहीं होगा, उसमें दूसरी एकक कोष्ठिकाओं का हिस्सा भी है। 2 कमरे जुड़े हुए हैं, उनकी दीवार में जो भी चीज़ है, 2 मकान बनते हैं ना, अपन देखते हैं 2 मकानों की जब दीवार एक ही होती है तो वो दोनों मकान में आएगी ना। उसी प्रकार से एक एकक कोष्ठिका के कॉर्नर पर जो अवयवी कण है या किसी अन्य स्थान पर अवयवी कण है, वो दूसरी एकक कोष्ठिकाओं के द्वारा भी शेयर किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके कोनों के ऊपर या अन्य जगह पर जो अवयवी कण उपस्थित हैं वो पूरे के पूरे उसके नहीं हैं, केवल उनका कुछ अंश उसके पास है। तो किसी भी एकक कोष्ठिका के अवयवी कण निकटवर्ती एकक कोष्ठिकाओं द्वारा भी शेयर होते हैं यानी सहभाजित होते हैं। अतः अवयवी कण का या उस परमाणु का कुछ भाग ही एकक कोष्ठिका से रिलेटेड रहता है। अब सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं सरल आद्यगणीय एकक कोष्ठिका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, देखते हैं कैसे होता है। इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को आप देखिए, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल जालक, इसके अंदर ये वाली यूनिट सेल है, कौन सी, ये वाली। अब इस यूनिट सेल के इस कॉर्नर पर ये अवयवी कण उपस्थित है ना। अब आप देखिए ये अवयवी कण जो है इस यूनिट सेल के कॉर्नर पर उपस्थित है, तो ये कितने के द्वारा घेरा जा रहा है। देखो आप, किसी भी एकक कोष्ठिका के कोने पर स्थित जो अवयवी कण है, तो देखो कितने द्वारा घेरा जा रहा है। इस एकक कोष्ठिका के पास नीचे 4, ये नीचे 4 डब्बे और उसके ऊपर भी 4 डब्बे रखे हुए हैं। यानी अगर आप टोटल गिने तो इस अवयवी कण को पूरा ढकने के लिए टोटल 8 एकक कोष्ठिकाएं शेयर हो रही है, आपस में शेयरिंग कर रही है, तब जाकर के ये पूरा ढक पा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एकक कोष्ठिका के कोने पर स्थित अवयवी कण कुल मिलाकर के 8 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा शेयर होता है। तो उस एक एकक कोष्ठिका के पास उस अवयवी कण का कितना भाग रहा, 1/8। कितना, 1/8। सरल गणीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं और कोने पर स्थित परमाणु पास में स्थित यानी निकटवर्ती 8 एकक कोष्ठिकाओं द्वारा सहभाजित होता है।
अतः कोने पर स्थित परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उस एकक कोशिका से संबंधित होगा। अब कितने कोने हैं उस एकक कोशिका के, आद्य एकक कोशिका के? 8। और 8 कोने पर कितने परमाणु हैं? 8 परमाणु। एक परमाणु का कितना भाग उसके पास है? 1/8। तो 8 परमाणुओं का कितना भाग हुआ? 8 × 1/8, यानी कुल मिलाकर के एक परमाणु ही उस एकक कोशिका का होगा। अब इसको हम अलग अलग स्ट्रक्चर से ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की स्ट्रक्चर बता रखी है। सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है उसमें अवयवी कणों को बिंदु रूप में दर्शाया गया है, उनके बीच में उनको रेखा से जोड़ा गया। दूसरे स्ट्रक्चर में अवयवी कणों का वास्तविक आकार बताया गया। ये अवयवी कणों का वास्तविक आकार है, इसमें बिंदु रूप में है, इसमें वास्तविक आकार है। तीसरे में, तीसरा जो है उसमें 3D स्ट्रक्चर बताई गई है और ये बताया गया कि इन अवयवी कणों का कितना भाग उस एकक कोशिका से रिलेटेड है, कितना भाग। ये जो एक एक भाग बता रखा है कोने का, वो 1/8 है ना। 8 कोने हैं तो 8 × 1/8 कितना हुआ? 1 परमाणु। कहने का मतलब कि आद्य एकक कोशिका के 8 कोनों पर 8 परमाणु दिख तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसका हिस्सा कितना है? उसका हिस्सा है 1 परमाणु, है ना। कई लोगों की अपने को दिखता है कमाई बहुत ज़्यादा है, परिवार में कमाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन परिवार में सदस्य भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका खर्चा भी तो है, तो प्रति व्यक्ति इनकम तो कम हो जाती है ना। तो कई बार हमको जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। यहाँ पर हमको 8 परमाणु 8 कोनों पर दिख तो रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे उसके नहीं हैं। उसका अगर हमने हिस्सा निकाला तो कितना निकला? 1 परमाणु। ये हमको ध्यान देना है। ये हुआ आद्य एकक कोशिका की बात। अब हम आते हैं अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका पर। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में हम जानते हैं, स्ट्रक्चर हमने देखी थी कि इसमें 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं और 1 परमाणु बॉडी के बीच में रहता है, उस क्रिस्टल जालक के मध्य में स्थित होता है, यानी एकक कोशिका के मध्य में स्थित होता है। क्रिस्टल जालक की एकक कोशिका के मध्य में स्थित होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कितना भाग उसका हुआ? तो देखिए 8 कोनों पर 8 परमाणु, 1 परमाणु का 1/8 भाग, तो 1 परमाणु तो वो हुआ। उसके बाद 1 परमाणु उसके सेंटर में है, सेंटर में है। अब सेंटर वाला तो पूरा उसका है, सेंटर वाला तो शेयर नहीं हो रहा है। कोने वाले अवयवी कण शेयर हो रहे हैं और मध्य में स्थित अवयवी कण शेयर नहीं हो रहा है किसी अन्य कोशिका से। तो मध्य में स्थित अवयवी कण पूरा उसी का होगा। तो टोटल मिलाकर के प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या होगी यहाँ पर 8 × 1/8, एक तो वो और एक हो गया बीच में, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 परमाणु। तो BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या कितनी हुई? 2। इसी प्रकार से हम अगर फलक केंद्रित में चलें, फलक केंद्रित में हम जानते हैं कि माना कि कोई, इसमें क्या होता है, इसमें फलक केंद्रित FCC में क्या होता है, 8 कोनों पर 8 होते हैं और प्रत्येक दीवार में यानी प्रत्येक फलक के सेंटर में भी होता है। अब आप एक चीज़ जानते होंगे कि जो दीवार होती है, माना कि ये 2 एकक कोशिकाएँ हैं, इसकी दीवार के मध्य में जो अवयवी कण है वो 2, ये फर्स्ट और ये सेकंड, 2 एकक कोशिकाओं द्वारा शेयर हो रहा है, 2 के हिस्से में आ रहा है, तीसरा तो कोई है नहीं। तो इसका मतलब एक के पास कितना हिस्सा रहा? 1/2, आधा। यानी ये जो अवयवी कण है वो आधा इसका है और आधा इसका है, क्योंकि एक अवयवी कण 2 में बट रहा है ना, तो एक का भाग कितना हुआ? 1/2 हुआ। तो इस हिसाब से अगर हम देखें इसको और प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या निकालें हैं, तो FCC के अंदर क्या होगा? 8 कोने 8 परमाणु, तो 8 × 1/8, 1 परमाणु तो वो हुआ। और 6 फलक हैं, 6 दीवारें हैं, जैसे मैंने दीवारों का एग्जांपल दिया था, तो 6 फलकों के बीच में 6 परमाणु, प्रत्येक परमाणु 2 में बट रहा है, तो 1 का भाग कितना हुआ? 1/2, 6 × 1/2, 3 परमाणु ये हुए। तो 1 ये और 3 ये, तो 1 + 3 = 4 परमाणु। तो ये हमने सीखा कि प्रत्येक कोशिका परमाणु की संख्या कैसे निकालते हैं। आज का टॉपिक में थ्योरी तो इतनी ही है, संबंधित प्रश्न आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल जालक व एकक कोशिका को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 9 पर मैंने पहले ही ऊपर समझा दिया। एकक कोशिका के पैरामीटर 6 पैरामीटर होते हैं, A, B, C, अल्फा, बीटा, गामा। स्ट्रक्चर बनाइए अच्छे तरीके से, उनमें बताइए कि A, B, C अक्षीय दूरियां हैं और उनके मध्य में स्थित कोण अक्षीय कोण है।
तीसरा मैंने आपको पहले बता दिया था जो इम्पोर्टेंट है, एकंताक्ष, षटकोणीय, त्रिसमनताक्ष और तीनताक्ष। एकंताक्ष ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, एल्फा इक्वल टू बीटा, एल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, बताया था ना। तो ये ऊपर और देख लीजिए आप, षटकोणीय का भी त्रिसमनताक्ष। त्रिसमनताक्ष वापस याद दिला रहा हूँ, घनीय, लेकिन ऊपर से अपन ने हल्का सा इसको विकृत कर दिया, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, त्रिसम। और एंगल क्या हो जाएगा, ए इज एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हैं तो तीनों बराबर, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। त्रिनताक्ष में सभी में क्रॉस मारना था, और षटकोणीय में दो लंबाइयाँ बराबर हैं और एक कोण 120 डिग्री का है, जो ऊपर मैंने बता रखा है। तो ये भी आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल गणीय बीसीसी और एफसीसी एकक कोष्ठिका से संबंधित परमाणु की संख्या बताइए। सरल गणीय में 8 ही परमाणु रहते हैं, 8 कोनों पर, 8 × 1/8 बराबर 1 परमाणु। बीसीसी में 8 कोने पर और 1 मध्य में, तो 1 + 1 2 परमाणु इसकी आंसर होगा। और एफसीसी में 8 × 1/8 = 1, 8 कोनों पर, और प्रत्येक फलक 6 फलक होते हैं, एक फलक का आधा भाग 6 × 1/2, तो 1 + 3 = 4 परमाणु। इससे रिलेटेड मैंने पिछले साल बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन भी इनमें लिखे हुए हैं, वो आप नोट कर लीजिए। 2 कॉपियाँ बनाई हैं, एक नोट्स की कॉपी बनाई है और दूसरी कॉपी बनाई है आप क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी हैं, जो बच्चे केवल नोट्स लिख रहे हैं उससे कुछ भी नहीं होगा, लास्ट में काम केवल क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन आंसर की कॉपी ज़रूर बनाइए, और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको आप ज़रूर कीजिए, नोट कर लीजिए। मात्रक कोष्ठिका, इसको हाँ मात्रक कोष्ठिका भी कहते हैं इसको, यूनिट सेल को, या इकाई कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका एवं त्रिविम जालक की परिभाषा दीजिए। जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर लिखिए। एकंताक्ष त्रिसमनताक्ष तंत्र के पैरामीटर लिखिए। ये ली क्रिस्टल गलत छप गया है, इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिएगा। तीनताक्ष क्रिस्टल के अक्षीय दूरियों तथा अक्षीय कोणों के मान लिखिए, वही ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। षटकोणीय क्रिस्टल तंत्र है तो अक्षीय कोणों के मान लिखिए। मैंने आपको कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में, 2015 में, 2009 में, 2007 में। घनीय क्रिस्टल में अक्षीय कोण का मान लिखिए। त्रिनताक्ष क्रिस्टल समुदाय के 2 उदाहरण दीजिए। विषम लंबाक्ष है ना, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और इसमें 4 त्रिविम जालक रहते हैं और अक्षीय कोण होते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सरल गणीय बीसीसी और एफसीसी एकक कोष्ठिका से संबंधित परमाणु की संख्या बताइए, अभी बताइए अपन ने। एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन की इकाई कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में इकाई कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है ये, और मैंने ऊपर समझाया भी नहीं है, एक बार इसको लर्न कर लें, है ना, क्योंकि आपको केवल बीसीसी, एफसीसी और ये आद्य गणीय एकक कोष्ठिका के बारे में बताया। आद्य एकक कोष्ठिका के एक परमाणु का कितना भाग वास्तव में एक विशिष्ट कोष्ठिका से संबंधित होता है, 1/8 भाग। एक घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या लिखिए। ये क्वेश्चन अपन ने अभी तक पढ़ा ही नहीं, इसलिए इसको बाद में करिएगा। कुल ब्रेवे जालक और क्रिस्टल समुदाय की संख्या लिखिए। ये घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या अपन बाद में पढ़ेंगे, जब अपन चतुष्फल की रिक्ति के बारे में जानेंगे तो इसका आंसर बहुत ईजी है, मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ब्रेवे जालक हैं टोटल 14 और क्रिस्टल समुदाय हैं टोटल 7। ग्रेफाइट की एकक कोष्ठिका के पैरामीटर, ग्रेफाइट षटकोणीय संरचना एकक कोष्ठिका होती है, तो ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 और गामा इक्वल टू 120, ये इसका आंसर है। बोरिक अम्ल बताया था आपको, त्रिनताक्ष, सभी में क्रॉस, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा हम देखो दिक्कत कहाँ आती है, हम जो भी पढ़ते हैं वो 2D में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर सारे 3D में। तो विज्ञान जो है वो कल्पना का सब्जेक्ट है, थोड़ी कल्पना कीजिए, सपने देखिए और अच्छे सपने देखिए, सारी स्ट्रक्चर्स को एज्यूम कीजिए। जब तक आप एज्यूम करना नहीं सीखेंगे तो आपको सॉलिड स्टेट और अन्य टॉपिक को भी समझने में दिक्कत आएगी। तो मुझे विश्वास है और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये वीडियो लगातार मिलते रहें। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जिस टाइप के भी वीडियो चाहिए मैं बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अपन 12th पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो साथ ही साथ हर नोट्स के साथ में इसके साथ दिए हुए क्वेश्चंस अवश्य करिएगा, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।